नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रिपल आर एल एफ के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम्स में जो भी लाइब्रेरी के कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो वहाँ इन एग्ज़ाम्स में आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं ट्रिपल आर एल एफ की, जो कि जिसका फुल फॉर्म राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका पूरा नाम है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका पूरा नाम है। ये जो संस्था है वो यहाँ पे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज की जाती है, यानी कि इसके द्वारा संचालित की जाती है। भारत के जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा। सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें, जिसमें 22 मई 1972 में इसकी स्थापना की गई थी भारत में। ध्यान रहे 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो साल्ट सिटी, जो कि कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें श्री रंगनाथन के जन्म दिवस की, जो कि यहाँ पे 1772 में रंगनाथन की मृत्यु हुई थी, यानी कि यहाँ पे निधन हुआ था। उसके 200 वर्ष की हम बात करें, इसमें ऐड करें 200 वर्ष बाद में, तो 1972 में यहाँ पे ट्रिपल आर एल एफ का जो स्थापना है वो यहाँ पे की गई थी। इसमें 2 प्रकार की वित्तीय सहायता जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय को प्रदान की जाती है। बेसिकली इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक संस्थान या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय जो भी हैं उनको यहाँ पे वित्त में सहायता देना है। वो जो वित्त है, वो जो फाइनेंस है, वो 2 प्रकार से इस संस्था के द्वारा दी जाते हैं। पहला वित्तीय सहायता जो है वो यहाँ पे मिलान योजना के रूप में दी जाती है। और दूसरी वित्तीय सहायता जो है वो गैर मिलान योजना के रूप में दी जाती है। अगर बात करें मिलान योजना को लेके, तो इसमें जो राज्य जिस राज्य में पुस्तकालय यहाँ पे स्थित है, यानी पुस्तकालय यहाँ पे जहाँ पे है, उसको ट्रिपल आरएफ के द्वारा विकसित राज्यों के रूप में 50% जो फाइनेंस है, 50% जो वित्त है, बजट जो है, वो यहाँ पे ट्रिपल आर एल एफ के द्वारा दिया जाता है। और 50% जो है वो स्टेट के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है उस पुस्तकालय को। और विकासशील देशों की बात करें, जिसमें 60 और 40 का रेशियो रहता है। और इसी प्रकार से नॉर्थ एंड ईस्टर्न की राज्य की बात करें, तो वहाँ पे 90 और 10 का रेशियो यहाँ पे मिलान जो जो इनका मिलान योजना के तहत यहाँ पे इनको वित्तीय सहायता दी जाती है, वो यहाँ पे रेशियो रहता है। उसके बाद गैर मिलान योजना की बात करें, गैर मिलान योजना में सिंपल सा आप देख सकते हो कि ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा पूरी तरह सहायता दी जाती है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, वहाँ पे एनजीओ जो होते हैं, यानी कि जो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है और जो ट्रिपल आरएफ के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो वो यहाँ पे गैर मिलान योजना में शामिल हो जाएंगी। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गैर मिलान योजना में एनजीओ जो है, उनको छोड़कर कौन कौन से इसके अंदर जो है भाग लेते हैं। तो ध्यान रहना कि एनजीओ ही इसमें भाग लेता है, बाकी और इसमें भाग नहीं लेते। जैसे आपका विकसित राज्य है, विकासशील राज्य है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है, इनसे इससे कोई संबंध नहीं है। सिंपल जो एनजीओ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं और जो ट्रिपल आरएलएफ की जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वही वित्तीय सहायता उससे संबंधित राज्य को यहाँ पे दी जाती है। जहाँ पे आप देख सकते हो एनजीओ को छोड़ के 90 और 10 का रेशियो यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो ट्रिपल आरएफ आप देख रहे हैं, तो ट्रिपल आरएलएफ जो है वो केंद्रीय स्वायत्त संगठन है, जो कि सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। ट्रिपल आरएलएफ जो है पश्चिमी बंगाल की सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत इसको पंजीकृत यहाँ पे किया गया था। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। देखिए नॉर्थ की बात करें तो आप नॉर्थ में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे नई दिल्ली आता है, यानी न्यू दिल्ली में पड़ता है। और साउथ की बात करें तो यहाँ पे चेन्नई में इसका जो है वो जो क्षेत्रीय कार्यालय है। और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में आपका मुंबई हो गया, तो मुंबई के अंदर ये इसका कार्यालय है। और ईस्ट की बात करें तो इसके अंदर आपका कोलकाता हो गया, कोलकाता के अंदर इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है। उसके बाद में एक कार्यालय और यहाँ पे है, जो कि नॉर्थ और ईस्ट में है, जिसका कार्यालय जो क्षेत्र है वो यहाँ पे गुवाहाटी है। तो ये आपके पास में 5 क्षेत्रीय कार्यालय मैंने बता दी। उत्तर में आपका नॉर्थ जो न्यू दिल्ली है, और साउथ में आपका चेन्नई है, वेस्ट में आपका मुंबई है, और ईस्ट में आपका कोलकाता है, और नॉर्थ ईस्ट में आपका गुवाहाटी है। तो ये आपके 5 क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पे ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा संचालित है। उसके बाद में इसमें कार्यकारिणी समिति की बात करें, जिसमें टोटल 22 सदस्य यहाँ पे इसमें भाग लेते हैं ट्रिपल आर एल एफ के अंदर, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अंदर 22 सदस्यों की कमेटी होती है। इसके प्रकाशन की हम बात करें, जो कि यहाँ पे ट्रिपल आरएफ के द्वारा जो प्रकाशन किए जाते हैं, सबसे पहले प्रकाशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया पहला टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रकाशन जो है ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद टैगोर बिब्लियोग्राफी भी आपने सुना होगा काफ़ी एग्जाम्स में, तो ये भी इसके द्वारा ही पब्लिश की जाती है। ट्रिपल आरएलएफ जो है वो न्यूज़लेटर भी यहाँ पे क्वार्टरली इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है।
ग्रंथाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। ग्रंथाना जो पब्लिश किया जाता है वो भी यहाँ पे ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक फॉर द मिलियंस एट देयर द डोर स्टॉप इन्फॉर्मेशन मैनुअल ऑफ द ट्रिपल आरएलएफ प्रोग्राम भी इसके द्वारा संचालित किया जाता है। इंडियन लाइब्रेरी ट्रेंड एंड पर्सपेक्टिव की बात करें, ये इसका प्रकाशन भी ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में बुक्स फॉर द मिलियंस की हम बात करें, जिसकी अपने अभी बात की थी, इसका पूरा हिंदी में हम बात करें तो उनके दरवाजे पर लाखों लोगों के लिए पुस्तकें, यहाँ पे इसका पूरा नाम होता है। ये यहाँ पे ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा लिखी गई थी, जो जिसका पहला प्रकाशन 1983 में किया गया था। उसी प्रकार से ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा जो वेब ग्रंथ है वो भी यहाँ पे 42 भाषाओं में लिखा गया था, जो कि पुस्तकों की सूची 9000 के रूप में इसकी संचालित है। ट्रिपल आरएलएफ जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है और इसका जो स्थापित है वो यहाँ पे चिल्ड्रन कॉर्नर जो है, इसका संबंध यहाँ पे ट्रिपल आरएलएफ के से है। आपसे पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रन कॉर्नर जो है वो कौन सी संस्था से संबंधित है, तो ट्रिपल आरएलएफ से संबंधित यहाँ पे चिल्ड्रन कॉर्नर है। और उसके बाद में बात करते हैं पहले डायरेक्टर को लेके, तो ट्रिपल आरएलएफ के जो पहले डायरेक्टर जो रहे हैं वो यहाँ पे बीपी बरुआ रहे हैं। उसके बाद में प्रेजेंट चेयरमैन की हम बात करें, जिनका नाम श्री ब्रिज किशोर शर्मा, इनका प्रेजेंट जो हाल ही में चेयरमैन है उनका नाम है। ग्रंथाना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज जो 1990 में पब्लिश की गई थी, द्विवार्षिक यहाँ पे पब्लिश की जाती है। इसका प्रकाशन भी ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा ही किया जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन भी यहाँ पे ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा ही यहाँ पे शुरू किया गया था। भारतीय प्रकाशकों के जो भी यहाँ पे प्रकाशन किए जाते हैं उनका पंजीकरण भी इसी संस्था के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, यानी यही संस्था जो है उसकी जिम्मेदार है। उसके बाद में कुछ प्रोग्राम्स को लेके हम बात करते हैं, जो प्रोग्राम यहाँ पे ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा यहाँ पे संचालित है, कि यानी जो ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा कौन कौन से और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जो ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा संचालित है वो CIP है। इसका पूरा नाम कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन होता है, जो कि भारत में एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ये जो CIF आप देख पा रहे हैं ये एजेंसी है, एजेंसी में कैटलॉगिंग के रूप में सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है और इसमें भारत में कहीं भी भारतीय मूल के इच्छुक जो पार्टी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और इसमें जो CIP प्रविष्टियां हैं वो राष्ट्रीय CIP डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, जो कि उपयोगकर्ता, प्रकाशक, पुस्तकालय अध्यक्ष, साथ ही भारतीय प्रकाशकों के रुचि रखने वाले व्यक्ति ऑनलाइन के माध्यम से इसमें जो है वो उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे विश्व में प्रथम CIP हम बात करें तो पहली CIP जो है जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा आरंभ की गई थी। हालांकि फिर तो यहाँ पे इसको ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा भी अपना लिया गया था, लेकिन सबसे पहले CIP जो है वो यहाँ पे विश्व में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा संचालित की गई थी। उसके बाद दूसरे प्रोग्राम की हम बात करें जो कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में कई बार आ ही जाता है। देखिए यहाँ पे हम बात करें ILA ने ट्रिपल आर एल ए के सहायता से यहाँ पे 14 फरवरी 1990 को यहाँ पे नई दिल्ली में MPL का जो है शुरुआत की गई थी, जिसे हम पूरा नाम मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है वो किस संस्था से संबंधित है, तो ट्रिपल RLF के से द्वारा ये जो है संबंधित है। हालांकि ILA ने यहाँ पे ट्रिपल RLF की हेल्प से ही इसको यहाँ पे 1990 में इसका संचालन दिल्ली में किया था। बेसिकली इसकी हिंदी की हम बात करें तो आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम इसका पूरा नाम हिंदी में जाना जाता है और इसके जो प्रस्तुत करता है वो DP वेंकटप्पा है, जो वेंकटप्पा के द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण है वो किया गया था। सालाना हम बात करें तो 7 पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे 7 की जगह अब यहाँ पे एक और बढ़ चुका है, जो कि 2005 में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पुरस्कार के रूप में यहाँ पे दिया जा रहा है। 2005 से शुरू किया गया था, हालांकि पहले तो 7 ही थे, लेकिन अब यहाँ पे एक और बढ़ के यहाँ पे टोटल 8 हो गए हैं। उसके बाद हम बात करें पहले 5 की हम बात करें जो कि सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को दिए जाते हैं। और नेक्स्ट हम छठे की बात करें, देश में 6 क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय के रूप में भी यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं और 2015 में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण जो पुस्तकालय हैं उनको पुरस्कार दिया गया। ट्रिपल RLF के जो उद्देश्य को लेकर हम बात कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, उसके अनुसंधानी कार्यक्रम को आगे प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही राष्ट्रीय जो पुस्तकालय नीतियां हैं उनका प्रतिपादन करना, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, इन दोनों के द्वारा जो है अपनाने का कार्य भी इसके द्वारा करवाया जाता है। पुस्तकालय अधिनियम का प्रचार करना, उसकी तकनीकी कार्यवाही करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही ग्रामीण जनता और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही कुछ नेहरू युवा केंद्र की स्थापना करना भी ट्रिपल RLF का ही मुख्य कार्य होता है, उसका उद्देश्य होता है।
संगठनात्मक संरचना की बात करें तो बेसिकली संगठनात्मक संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक निदेशक कार्यकारी प्रबंधक होता है, साथ ही पदेन सदस्य सदस्य सचिव और विभिन्न समितियों के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं। सदस्यों की जो समितियां जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली समिति की हम बात करें जो कि यहाँ पे फाउंडेशन कमिटीज़ के नाम से जानी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रिपल आरएलएफ की जो सर्वोच्च समिति जो है, सर्वोच्च जो कमेटी है वो यहाँ पे फाउंडेशन कमेटी है। यह एक सर्वोच्च नीति का निर्माण करने वाला निकाय है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में जिसके पास में विख्यात तो शिक्षाविद होते हैं, प्रशासक होते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नॉमिनेट किया जाता है। टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं और सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार जो है वो यहाँ पे ट्रिपल आरएलएफ में फाउंडेशन कमेटीज के पास में रहता है। राज्य पुस्तकालय की हम बात करें जो कि राज्य स्तर पे होता है। प्रशासनिक समिति की बात करें तो इसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं और प्रशासनिक बिंदु को देखते हुए, वित्तीय मामलों को देखते हुए जो है मुख्य कार्य जो है प्रशासनिक समिति के द्वारा किया जाता है। बुक सिलेक्शन कमिटीज की बात करें टोटल इसमें 16 सदस्य होते हैं और जो भी बुक्स लिखी जाती हैं उनके नमूने का चयन करना इसका मुख्य कार्य होता है। ग्रांट कमिटीज की बात करें जिसमें 8 सदस्य होते हैं और अनुदान को स्वीकृत करना राज्य या केंद्र में इसका मुख्य कार्य होता है। रिसर्च कमिटीज की बात करें 7 सदस्य होते हैं और अनुसंधान गतिविधियों के मुद्दे के ऊपर फाउंडेशन के ऊपर सलाह देना इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम की हम बात करें जो कि यहाँ पे ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा ही ये भी संचालित किया जाता है। तो इसके अंदर जो बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनएलआईपी जो है किस संस्था से संबंधित है कि या कौन सी संस्था का ये प्रोग्राम है, तो ये ध्यान रखना ट्रिपल आरएलएफ का ही ये एक प्रोग्राम है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि एनएलआईपी, सबसे पहले आप बात करेंगे इसका पूरा नाम क्या होता है। तो नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इसका पूरा नाम होता है और इसकी स्थापना मई में 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष से डीपी चट्टोपाध्याय थे। ध्यान रखिए डीपी चट्टोपाध्याय पहले अध्यक्ष थे नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी के। भारत में नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी के रूम में आईएलए और ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। भारत में टोटल 9000 लाइब्रेरीज को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा के साथ में नेशनल मिशन लाइब्रेरीज और ट्रिपल आरएलएफ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अवार्ड्स की बात करें तो ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, सबसे पहला अवार्ड है आप देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो सबसे पहला अवार्ड हमारे पास में है राजा राम मोहन राय, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो ये राजा राम मोहन राय अवार्ड दिया जाता है। द बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीज अवार्ड भी दिया जाता है। उसके बाद में ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं और उसके बाद में फेलोशिप जो अवार्ड्स है वो भी ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा दिया जाता है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज जो अवार्ड है जिसमें टोटल 6 आते हैं, तो ये भी यहाँ पे अवार्ड जो है वो इसी के द्वारा ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा दिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट संस्था जो कि इससे ही जुड़ी हुई है। तो ये भी एक ट्रिपल आरएलएफ फाउंडेशन जो है राजा राम मोहन राय जो लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है उसी की एक ये भी एक पेरेंट संस्था है। इसकी हम बात करें NAPLIS की फुल फॉर्म की, तो यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वापस रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पे जो ट्रिपल आरएलएफ की एक जो है प्रोग्राम है। अगर हम बात करें इसकी ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट को लेके, तो ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1986 में और इसका गठन जो है 1985 में डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा इसका गठन जो है वो किया गया था। भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रणाली को साथ ही सेवाओं पर राष्ट्रीय नीति का जो प्रपक्ष करना प्रोजेक्शन के रूप में यहाँ पे बीपी बरुआ इसमें शामिल थे। NAPLIS की रिपोर्ट जो है 1986 में ही पेश की गई थी, जो कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क्स के ऊपर काफ़ी बड़ा जोर इस संस्था के द्वारा दिया गया था। NAPLIS की लास्ट रिपोर्ट जो है 1986 में ही यहाँ पे सबमिट की गई थी। भट्टाचार्य समिति का संबंध भी यहाँ पे जो आप देख पा NAPLIS जो संस्था है उसका संबंध भट्टाचार्य समिति से है। इन्होंने टोटल 7 जो संस्तुतियां है वो प्रस्तुत की थी, लेकिन 29 संस्तुतियां ही यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जो है अभी हाल ही में क्रियान्वित है, 1999 में की गई थी समिति के द्वारा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम बात कर रहे हैं कोमला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है इसका पूरा नाम है कोमला का। पुस्तकालय लेके पुस्तकालय अध्यक्षों के हितों को लेके उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए सूचना वितरण करना, उनका आदान प्रदान करना, नेटवर्क को सुगम बनाकर राष्ट्रमंडल है उनके पुस्तकालय संघों का समर्थन प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी जो भी यहाँ पे पुस्तकालय है, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनके हितों को बढ़ावा देना,
साथ ही सूचना का वितरण करना, उनका आदान प्रदान करना, उनके बीच में एक नेटवर्क का सुगम स्थापित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। सदस्यों में उन देशों को यहाँ पे इसमें शामिल किया जाता है जिनका अभी तक कोई भी संघ में शामिल नहीं है, यानी किसी भी प्रकार में कोई भी देश किसी भी संघ में शामिल नहीं है, तो उनको यहाँ पे इस संघ का जो है ऑफर किया जाता है कि इसमें वो जुड़ सकते हैं। कुछ गतिविधियों की लेके हम बात करें तो बेसिकली जो कोमला है उसकी गतिविधियां शैक्षणिक योग्यता को मान्यता देना इसका मुख्य गतिविधि है। व्यवसायिक विकास को बढ़ाना, सूचना साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण पुस्तकालय सेवाओं में सुधार करना, दूरस्थ शिक्षार्थियों जो हैं उनके लिए पुस्तकालय सेवाओं का विकास करना, डिजिटल संसाधनों का भी यहाँ पे वृद्धि करना, सेमिनार, कार्यशाला प्रबंधन इत्यादि प्रकार के सेमिनार्स का आयोजन करना। साथ ही कोमला बुलेटिन भी प्रकाशित इसी के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना ये। उसके बाद में स्टैब्लिश की हम बात करें, इसका स्थापना जो है नवंबर 1972 में इसकी स्थापना यहाँ पे कोमला के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना लागोस जो कि नाइजीरिया में पड़ता है उसके अंदर की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है किंगस्टन जमैका में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कोमला है उसका जो हेडक्वार्टर है वो किंगस्टन जमैका में है। पहले प्रेसिडेंट की हम बात करें जो कि अध्यक्ष थे पहले, वो यहाँ पे केसी हैरिसन जो है वो इसके पहले अध्यक्ष थे। यह लाइब्रेरी मूल्य को बढ़ावा देना, सूचना वितरण करना, साथ ही विनिमय प्रकार के नेटवर्क का स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2002 में लाइब्रेरियन व्यक्तिगत सदस्य बनने के पात्र भी इसमें हो गए थे कि व्यक्तिगत इसमें आप पात्र बन सकते हैं। 1949 में भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य भी बन गया था। बेसिकली हम बात करें यूनेस्को के बारे में तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी के रूप में जानी जाती है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसकी ही एक ये शाखा है, जिसका पूरा नाम हम बात करें यूनेस्को को लेके तो यूनेस्को का पूरा नाम जो है यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशन, ई का मतलब एजुकेशनल, एस का मतलब साइंटिफिक, सी का मतलब कल्चरल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आप इसको इंग्लिश में ही याद करें तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, क्योंकि आप इसको हिंदी में याद ना करें, क्योंकि हिंदी की सेंटेंस अगर शुद्ध हिंदी एग्जाम्स में आ जाती है तो आपको हिंदी का जो सेंटेंस है वो काफ़ी टफ लगेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसको इस प्रकार के फुल फॉर्म्स को इंग्लिश में ही याद करें, ताकि आपको सेंटेंस का जो तजुर्बा है या फिर उसको पहचानने का जो आपका आईक्यू है वो अच्छी से बना रहे। तो हमारे पास में यूनेस्को का पूरे नाम की हम बात कर रहे थे, जिसका पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बेसिकली जो इसका उद्देश्य है ये शिक्षा विभाग में या फिर शिक्षा क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, संस्कृति क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। जैसे मान लो आपने किसी संस्कृति जो क्षेत्र है उसमें अच्छा कार्य किया है तो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करना, या फिर शिक्षा के अंदर मान लो आपने अच्छा काम किया है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग देना इत्यादि इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। बेसिकली विश्व में शांति को बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना या फिर उसको बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें टोटल 194 यानी हाल ही में अगर बात करें 193 नहीं, हाल ही में बात करें तो 194 इसके सदस्य हैं और 2 सहयोगी सदस्य हैं, एवं सरकारी और गैर सरकारी निजी संस्था भी इसके जो हैं वो भागीदारी इस क्षेत्र में निभाते हैं। उसके बाद में हेडक्वार्टर की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसमें टोटल 53 क्षेत्रीय कार्यालय है, 199 राष्ट्रीय आयोग है और वैश्विक जन आदेश की सुविधा भी ये प्रदान करते हैं। यानी कि जो विश्व स्तर पे जो जनादेश है, यानी कि हम कह सकते हो कि जनता का जो आदेश के अनुसार ही उसको सुविधा प्रदान करना, चाहे कला क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान क्षेत्र हो इत्यादि में। उसके बाद में हम बात करें यूनेस्को के बारे में, थोड़ी और चर्चा की बात करते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 में की गई थी। हालांकि ये लागू जो है वो यहाँ पे 4 नवंबर 1946 में हुआ था। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है, 4 नवंबर 1946 को तो लागू किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर की जैसा कि अपन ने बात कर चुके हैं पेरिस में स्थित है। प्रथम महानिदेशक की बात करें तो जूलियन हॉक्सले इसका जो है पहले महानिदेशक है। प्रेजेंट पे महानिदेशक की बात करें तो एंड्रयू ओजले जो है इसके जो है प्रेजेंट के महानिदेशक हैं। टैगलाइन की बात करें तो विश्व धरोहर हमारी धरोहर इसकी टैगलाइन है। उसके बाद में इसके कुछ प्रकाशन को लेकर बात करें, काफ़ी ये चर्चा में रहते हैं, एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा कुछ प्रकाशन यहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं, तो उसको लेके हम बात करेंगे।
सबसे पहला प्रकाशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूनिसिस्ट जो है न्यूज़लेटर जो है इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद में यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस भी इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। फिर इंफॉर्मेटिक्स है वो भी इसके द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांसलेटेरियम जो है वो भी इसके द्वारा ही यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सेक्टर जो है वो भी इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। और लास्ट इसमें इंडेक्स जो है वो यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। तो ये कुछ प्रकाशन थे जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में इसके कुछ मैनिफेस्टो है वो अपन बात कर लेते हैं, जो इसके घोषणा पत्र हैं किस प्रकार से इसके द्वारा जो अन्य प्रोग्राम संचालित है वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 में इसको घोषणा इसका किया गया था। इसमें संशोधन को लेकर हम बात करें तो 1972 में इसमें संशोधन किए गए थे। उसके बाद में 1994 में संशोधन किए गए। अच्छा ध्यान रहे, ये इफ्ला की सहायता से संशोधन किए जा रहे हैं। यूनेस्को के अंदर जो भी हमारे पास में जो संशोधन किए जा रहे हैं वो इफ्ला इसकी हेल्प से ही यहाँ पे इस पर संशोधन किए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 1949 में हमारे पास में सबसे पहले आपने देखा 1949 में हमारे पास में जो है ये आया, यानी जो मैनिफेस्टो वो घोषणा की गई पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में यूनेस्को की। उसका 1972 में इसमें संशोधन किए गए। फिर वापस से 1994 में इसके संशोधन किए गए। इफ्ला के अंतिम रूप से संशोधन जो है 1994 में ही यहाँ पे संशोधन अब तक किए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम को लेके। आपने काफ़ी सुना होगा पीजीआई जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के रूप में जो है भी इसका एक प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली प्रलेखन गतिविधियाँ जो कि डॉक्यूमेंटेशन जो एक्टिविटीज़ हैं, पुस्तकालय जो भी लाइब्रेरीज जो बनी हुई है, उसके बाद में जो अभिलेख है यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट है या फिर अभिलेख जो है, इन तीनों को मिला के हमारे पास में इनके विकास को लेके यूनेस्को के कार्यक्रम के साथ में यूनिसिस्ट में इनको विलय कर दिया गया। 1976 में जो है पीजीआई बनाया गया। यूनेस्को दो विभागों में बटा हुआ है, पहला इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स है और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट्स है। दोनों जो है पीजीआई के द्वारा इन दोनों को मिला के ही यहाँ पे पीजीआई जो कि जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, इसका गठन इन दोनों को मिला के किया गया था। यूनेस्को और इफ्ला को अगर हम बात करें दोनों का संयोजन को लेके, तो इनके द्वारा जो गाइडलाइन है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इसरो जो हमारे यूनेस्को का, तो वो है इसोरिड, यानी कि इसका पूरा नाम जो है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना एफआईडी की मदद से 1972 में की गई थी। इसका जो मुख्य काम है वो बुक कूपन सिस्टम भी इसके द्वारा संचालित किया गया था, यानी कि स्टार्ट किया गया था। मैडलाइन पब्लिक लाइब्रेरी 1954 में इसका यूनेस्को के द्वारा ही स्थापित की गई थी। उसके बाद नेट आइस है, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है 1974 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि NATI जो है किसकी ये प्रोग्राम है, तो ये यूनेस्को का प्रोग्राम है जिसे 1974 में इसको शुरू किया गया था। और इसका पूरा नाम जो होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। यूनेस्को कवर को छोड़ के कम से कम 49 पेज के गैर आवर्धित मुद्रित प्रकाशन का ही ये प्रकाशन करता है, यानी टोटल आपके पास में बुक्स में 49 पेज को पृष्ठ को छोड़ते हुए पृष्ठ आपके पास में होने चाहिए, उसका ही प्रकाशन यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। DARE हम बात करें, काफ़ी डेर आपने सुना होगा और काफ़ी इसका फुल फॉर्म एग्जाम्स में लाइब्रेरीज में पूछा जाता है। यूनेस्को का डेटाबेस जो सामाजिक विज्ञान की जानकारी प्रदान करता है, डेर इसको कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डेर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सामाजिक विज्ञान की जानकारी यूनेस्को में डेटाबेस प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है IFAP की हम बात करें, जिसका पूरा नाम इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स है। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स है इसका पूरा नाम IFAP। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। और ये इंटर गवर्नमेंट एक प्रोग्राम है जो कि 2001 में इसको शुरू किया गया था। यूनेस्को ने अप्रैल 1978 में पीजीआई के तहत यहाँ पे CCF भी यहाँ पे डेवलप किया। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है। 14 अक्टूबर 2019 को एशिया प्रशांत पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विक्रम साराभाई लाइब्रेरीज को दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं यूनेस्को के द्वारा विक्रम साराभाई लाइब्रेरीज को जो अवार्ड है वो कब दिया गया था, 2019 में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसिस्ट भी इसी का प्रोग्राम है। यूनिसिस्ट 1971 की हम बात करते हैं। ये एक प्रोग्राम है जो कि यूनेस्को का है। इसकी स्थापना के लिए यूनेस्को ने ICSU एजेंसी के साथ सहयोग किया था। और यूनिसिस्ट की हम बात करें जो कि वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है प्रोग्राम जो है वो किससे संबंधित है, तो ये यूनिसिस्ट से संबंधित है। और ये प्रोग्राम जो है वो यूनेस्को का ही है।
यूनिसिस्ट थर्ड की बात करें 1979 में इसका प्रकाशन किया गया था और यूनेस्को अविकसित देशों के लिए जो भी उपयोगकर्ता शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है, यानी कि जो भी अविकसित देश हैं वहाँ पे शिक्षा, कला, संस्कृति, विज्ञान के जो अविकसित देश हैं वहाँ पे उनको बढ़ावा देने के लिए ये इस क्षेत्र में काम करता है। निशांत की हम बात करें तो ये सलाहकार समिति भारत में यूनिसिस्ट की राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य कर रही है। उद्देश्य को लेकर हम बात करें तो वैज्ञानिक तकनीकी सूचना तक सभी देशों को पहुंच बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर त्रैमासिक यहाँ पे प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर त्रैमासिक है, ध्यान रखना। बीएसओ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्विचिंग लैंग्वेज प्रोजेक्ट भी इसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्विचिंग लैंग्वेज प्रोजेक्ट जो है बीएसओ में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको यही बताना है कि ये यूनिसिस्ट के द्वारा ही ये शुरू किया गया था। कुछ नेटवर्क है उसकी हम बात कर लेते हैं यूनिसिस्ट के। तो यूनेस्को के कुछ नेटवर्क्स को लेके हम बात करें तो सबसे पहला नेटवर्क हमारे पास में आता है आईपीडीसी को लेके। तो आईपीडीसी हम बात करें तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन 1980 में इसका प्रकाशन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की हम बात करें नेटवर्क को लेके तो UNAL इसका दूसरा नेटवर्क है। इसका पूरा नाम यूनेस्को नेटवर्क एसोसिएटेड लाइब्रेरी होता है, जो कि 1990 में इस नेटवर्क की खोज की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें JOUR जर्नेट है, जो कि इसका पूरा नाम की हम बात करें तो इसका पूरा नाम ग्लोबल नेटवर्क फॉर एजुकेशन इन जर्नलिज्म एंड मीडिया इसका पूरा नाम है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एजुकेशन इन जर्नलिज्म एंड मीडिया 1999 में इसका नेटवर्क की स्थापना की गई थी। जर्नेट इसको नाम से जाना जाता है। इन्फोलेक की हम बात करें, इन्फोलेक भी आपने काफ़ी सुना होगा, INFOLAC। तो इसका पूरा नाम जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्रोग्राम फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन 1986 में इसकी स्थापना की गई थी इस नेटवर्क की। तो इन्फोलैक जो नेटवर्क है वो भी यूनेस्को के द्वारा संबंधित है। उसके बाद IFIP की बात करें, जो कि पूरा नाम इसका इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है। यूनेस्को के द्वारा ही इसकी स्थापना इस नेटवर्क की गई थी। बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज़ की बात करें, जो कि एक यूनेस्को का इनिशिएटिव है। आपसे पूछा जा सकता है बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी किसका इनिशिएटिव है, तो ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है, यानी कि पहल जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं। एशिया एंड पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है APIN जिसे कहते हैं, ये भी यूनेस्को के द्वारा ही इस नेटवर्क की खोज की गई थी, यानी कि स्थापना की गई थी। 1972 में यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष का जो आयोजन है वो किया जाता है। इसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा दस्तावेजीकरण करना, पुस्तकालयों, अभिलेखागारों का यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना जो है 1967 में की गई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करें, काफ़ी ये फेमस है। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरीज का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यूनेस्को के समर्थन से किया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका जो समर्थन है वो किया जा रहा है। ध्यान रहे यूनेस्को हेल्प करता है, लेकिन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरीज का प्रबंधन किया जाता है। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरीज जो है वो यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका सहयोग किया जाता है। समावेशी ज्ञान समाज का निर्माण, ये यूनेस्को का एक टाइटल है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। समावेशी ज्ञान समाज का निर्माण जो है वो यहाँ पे जो टाइटल है वो यूनेस्को का है। तो दोस्तों ये हमारे पास में यूनेस्को से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी उसकी प्रोग्राम है, जो भी उसके नेटवर्क्स है, वो मैंने सारे इसमें डिस्कस कर दिए। यानी जितने भी एग्जाम्स में जो लाइब्रेरीज के एग्जाम हुए हैं, तो उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में, तो मैंने आपको वो की पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस इतना आप अगर पढ़ लेंगे, इतने आपके पास में नोट्स होंगे, तो इससे अलावा यूनेस्को से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा।